गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि बच्चों आपका जैव प्रक्रम का पार्ट नंबर फर्स्ट जो आपने पढ़ा है उसी के आगे का आज पार्ट नंबर सेकंड हम पढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और हमारी कौन कौन से पोषक तत्व हैं और हमें कितनी मात्रा में ये लेने चाहिए। ठीक है ना, इन सब चीजों का डिस्कस आज इस पोषण के टॉपिक में करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है ना, हम आपको बताएंगे पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए, पहली तो बात ये होती है, पोषण का मतलब ये होता है कि पोषक तत्वों को प्राप्त करना। भोजन से हम लोगों को क्या मिलते हैं ये बताइए आप लोग। भोजन से क्या मिलेंगे? पोषक तत्व। और पोषक तत्वों का क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ठीक है ना, वहां ऊर्जा बनाएंगे और वो ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होगी। उस ऊर्जा को पाके हम लोग प्रत्येक कार्य को जो कार्य करना चाहते हैं उसी ऊर्जा की वजह से हम सभी कार्य कर पाएंगे। ठीक है ना, चाहे महत्वपूर्ण कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, सभी कार्य ऊर्जा की वजह से कर पाते हैं। यदि हम दौड़ते हैं, दौड़ते जाते हैं, दौड़ने के बाद थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं बताइए? इसलिए थक जाते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी मतलब ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा को तुरंत बढ़ाने के लिए हम 1 या 2 गिलास तुरंत ग्लूकोज पीते हैं तो तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो एक मोनोसैकेराइड है, जो बहुत जल्दी से हमारे शरीर में जाके तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अन्य जो भी पदार्थ हम खाते हैं वो सभी डाइसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? डाइसैकेराइड, मतलब जटिल भोजन। ग्लूकोज कैसा भोजन है? आप लोग बताइए, टेल मी आंसर। ग्लूकोज कैसा भोजन है? क्या जटिल भोजन है या सरल भोजन है? ठीक है ना, या बहुत ज्यादा जटिल भोजन है? टेल मी आंसर। कैसा भोजन है ग्लूकोज? हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। ग्लूकोज एक सरल भोजन होता है, मतलब सिंपल भोजन होता है, जो आसानी से हमारे शरीर में जाकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तभी तो कोई इंसान जब बीमार हो जाता है, जिसके अंदर शरीर में पानी की कमी हो जाती है या बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा मतलब उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो उस इंसान को क्या होता है, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो सबसे पहले उसे ग्लूकोज दिया जाता है। वो भी बोतल के माध्यम से पानी के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, वो डायरेक्टली आपके सीधे ब्लड में संचित ऊर्जा कर देता है। ब्लड में ही डायरेक्ट आपको ग्लूकोज दिया जाता है। वैसे तो ग्लूकोज अगर आप ऊपर से पीते हैं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, फिर ग्लूकोज बचेगा, तब ऊर्जा देगा, तब वो ऊर्जा हमारे शरीर ब्लड में मिलकर हमारे शरीर में जाएगी, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में ही ग्लूकोज संचित हो जाता है। ठीक है ना, तो समझते हैं पोषण क्या होता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जीवों के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए, देखिए पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, अभी बताइए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। हम लोग कैसा भोजन करते हैं? जटिल भोजन। जटिल भोजन किसमें टूटता है? सरल भोजन में। सरल भोजन बनेगा, फिर क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनकर हमें क्या देगा? ऊर्जा देगा। ठीक है ना, इतना तामझाम होता है। जो भी आप खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, समोसा, मोमोज, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, जो भी फास्ट फूड से लेकर जो भी खाते हैं, जितना फास्ट फूड कुछ भी खाएंगे वो सब जटिल भोजन है। कैसा है? जटिल भोजन। इसीलिए जटिल भोजन पहले किस में टूटता है? सरल भोजन, मतलब मोनोसैकेराइड। सरल भोजन कौन है? मोनोसैकेराइड। और जटिल भोजन कौन है? डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जटिल भोजन कौन होते हैं? डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और सरल भोजन कौन होता है? मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक सरल भोजन है। ठीक है ना,
देखते पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जीवों के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। ठीक है ना, याद हो गया। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जीवों के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। ठीक है, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्लियर? नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अभी आपने समझा है कि ऊर्जा प्रदान पोषण क्या है। अब बात करते हैं कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं या कौन कौन से पोषक तत्व हैं। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? भोजन से पता क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? सबसे पहला पोषक पदार्थ है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, वसाएं भी हमारे शरीर में ऊर्जा देती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी वसा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत, और वसा भी ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन हमारे शरीर को, मतलब हमारे शरीर में निर्माण करती है, शरीर में अंगों का निर्माण करती हैं, मतलब और बहुत से, हाँ, राइबोसोम, मतलब जो भी चीजें हैं, प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है शरीर में। ठीक है ना। हाँ, प्रोटीन ही हमारे शरीर का डेवलपमेंट करती हैं वगैरह। अब आगे देखते हैं विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में क्या करती हैं पता है? प्रतिरक्षा करती हैं, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, विटामिन का काम होता है। ठीक है ना। तो एक बात और आप समझ लीजिए, ये तो सभी आपके भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा निकलती है? देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तत्व से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहां पे देखिए 1 ग्राम वसा बराबर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन वसा ज्यादा अच्छा स्रोत ऊर्जा का है। देखिए नहीं, वसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। क्यों? क्योंकि वसा 1 ग्राम में ज्यादा ऊर्जा देती है, और जबकि कार्बोहाइड्रेट कम देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट शरीर में अगर बढ़ जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। अगर शरीर में वसा ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? मोटापा बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत से आपने देखे लोग मोटे मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो लोग हो जाते हैं जो खाते तो बहुत तंगड़ा तंगड़ा भोजन है, ऐसा तंगड़ा भोजन खाते हैं कि वो उसका यूज ही नहीं करते हैं। अब देखिए जो भी फास्ट फूड होते हैं, जिसने मैंने बताया फास्ट फूड जानते हैं, ज्यादा तले भुजे भोजन सब फास्ट फूड होते हैं। इनमें वसा ज्यादा होती है। क्यों? ये ऑयल में तले जाते हैं, रिफाइंड तेल इन्हीं में तले जाते हैं, तो इसमें वसा ज्यादा होती है। अब लोग खा खा के उसके दोबारा तो करते नहीं। देखो ना, कौन वो सीबीएसई बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले कहते हैं अंग्रेज मैन। मान लीजिए शहर में रहने वाले लोग, हम शहर में रहने वाले लोगों को सीबीएसई बोर्ड वाले बता रहे हैं। सीबीएसई वाले लोग सब शहर वाले होते हैं, हर एक ग्रामीण के क्षेत्र होते हैं, और यूपी बोर्ड वाले हैं हिंदी मीडियम वाले। ठीक है ना। तो देखो आप सीबीएसई वालों का क्या हिसाब होता है, बस शहर में रहने वाले लोगों का क्या हिसाब होता है। वो तो खाते हैं फास्ट फूड और लेटे रहते हैं, वर्क करते नहीं है, बैठे रहते हैं। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा शहर में फास्ट फूड खाते हैं। और फास्ट फूड खा खा के उनकी चर्बी मोटी हो जाती है ना। किसी का पेट बाहर को आ जाता है, किसी का इतना मांस हो जाता है कि वो चलने में दुखी हो जाता है। लेकिन ये क्यों होता है पता है? ये खाकर के फास्ट फूड के अंदर जमा हो जाती है वसा। अगर ये वर्क करेंगे, अगर ज्यादा वर्क करेंगे तो क्या होगा? वसा इकट्ठी नहीं हो पाएगी। जब वसा एक जगह पे इकट्ठी होने लगती है तो वहां पे चर्बी ज्यादा बनने लगती है। क्या होने लगता है?
चर्बी ज्यादा बनने लगती है। इसीलिए ज्यादा वर्क करोगे, शहर वाले क्या है, वर्क करते ही नहीं है, खा खा के बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, तो भी एक वर्क तो करते ही नहीं है, टहलने जाते हैं, टहलना कोई वर्क नहीं हुआ, 1 घंटे 8 घंटे टहल लिया तो क्या वर्क हो गया क्या? हम आप पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और खाते भी हैं, बसा जमाई नहीं हो पाती है, हमारे शरीर में बसा इकट्ठी नहीं हो पाती है, हम खाते भी हैं, इतना वर्क करते हैं कि पसीने के साथ वो बसा निकल जाती है, पसीने में बदल जाती है कि वर्क करेंगे, मेहनत की वजह से वो बसा इकट्ठी नहीं हो पाती है, पूरे शरीर में संचरित होकर पसीने के साथ जितनी हमारे शरीर को चाहिए उतनी रहती है, ठीक है ना। और जो लोग वर्क कम करते हैं वहां बसा इकट्ठी होती है, उसमें मोटापा आ जाता है। इसलिए शरीर में बसा ज्यादा इकट्ठा होना अच्छा नहीं है, जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी पोषक तत्व हैं। अब बात करते हैं कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? पोषण की आवश्यकता बच्चों इसलिए होती है, यदि हम पोषण नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पोषण करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? पोषण करते हैं। देखिए पोषण की आवश्यकता क्यों है कि पोषण करेंगे तो हमें क्या मिले? ऊर्जा स्रोत के लिए। भोजन क्यों करते हैं, पोषण क्यों करते हैं? ऊर्जा स्रोत के लिए। जब बच्चों हम ऊर्जा की, और दूसरा क्या है स्रोत की? शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए। तीसरा शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। और चौथा क्या है बताइए? चौथा पॉइंट क्या है? रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। देखिए बच्चों, ऊर्जा स्रोत के लिए पहला पॉइंट है, पोषण की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा स्रोत के लिए। क्योंकि अगर हम भोजन करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, तभी तो कर पाएंगे हम कोई भी वर्क। दूसरी, शारीरिक वृद्धि के लिए ऊर्जा जब मिलेगी तो क्या होगा? हमारे शरीर का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक वृद्धि के लिए क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन का मतलब जानते हैं? सेल डिवीजन का बच्चों मतलब होता है कोशिका विभाजन। अगर शरीर में पोषण हम करेंगे, पोषण करेंगे तो क्या मिलेंगे? पोषक पदार्थ। जब पोषक पदार्थ मिलेंगे तो क्या होगा? उतना ज्यादा सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन, कोश का विभाजन। और जितना ज्यादा कोश का विभाजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आकार में वृद्धि होगी, विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास का मतलब है शारीरिक आकार भी बढ़ेगा और विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा। और क्या होगा? शरीर का आकार भी बढ़ेगा। कोई भी, किसी भी जीव में जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा उतना उसका आकार बढ़ेगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा कोश का विभाजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? आकार में वृद्धि होगी। तो क्या होगा? शारीरिक वृद्धि। देखो लिखा शारीरिक वृद्धि। शारीरिक, चाहे छोटा बच्चा है, क्यों बड़ा होता चला था? क्यों बड़ा होता जाता है? हमारे आपकी तरह एक इतना छोटा बच्चा धीरे 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 इतना बड़ा हो, क्यों? उसमें सेल डिवीजन लगातार, मल्टीपल सेल डिवीजन चलता है। सेल डिवीजन जिसमें ज्यादा फास्ट चलता है वो जल्दी से ग्रोथ करता है, और जिसमें सेल डिवीजन थोड़ा स्लो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। बात समझ में आ गई है? भ्रूण में एक युग्मक, एक गैमेट नर का और एक गैमेट मादा का, ये सिंगल सेल था। और जब देखिए, जब इकट्ठे हुए, जब 2 न्यूक्लियस मिल गए तो उसमें सेल डिवीजन प्रारंभ हो गया। और सेल डिवीजन होता गया, क्या बना? जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, फीटस बना, और बच्चा बन के तैयार हो गया। जब बच्चा बाहर आया तब भी सेल डिवीजन होता है, जब उसने जन्म लिया तब भी लगातार, जब तक आप में ग्रोथ होती रहेगी, डेवलपमेंट होता रहेगा, आपके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा। आगे बात समझ में? बात आती है शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। हमारे शरीर का कोई भी भाग या कोई भी पार्ट्स डैमेज हो जाता है, डैमेज जानते हैं? हमारे शरीर कोई भी अंग, हमारे अंग का कोई अंग टूट फूट जाता है, ठीक है ना। हमारे शरीर का कोई भी अंग टूट फूट जाए या डैमेज हो, डैमेज मतलब टूट फूट होना,
तो उसकी मरम्मत के लिए, मतलब उसका सही होने के लिए हमें किसकी, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे शरीर में घाव हो जाते हैं या हमारा किसी का ऑपरेशन हो जाता है तो उस समय हमारे शरीर में तगड़ा घाव होता है, तो उस समय जितना ज्यादा आपको पोषक पदार्थ, जितना ज्यादा मात्रा में पोषक पदार्थ मिलेंगे उतना ज्यादा आपका घाव सही होगा, मतलब वो पार्ट, शरीर का अंग जल्दी से सही होगा। बात आ गई समझ में? तो इसीलिए शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। क्या चाहिए, पोषक तत्व। इसीलिए पोषण की अवस्था क्या है, पोषण की अवस्था क्यों होती है, क्योंकि ऊर्जा स्रोत के लिए, दूसरा शारीरिक वृद्धि के लिए, सेल डिवीजन होगा तो सारी वृद्धि होगी, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, और चौथा रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। अगर पोषण अच्छा करेंगे, पोषक पदार्थ अच्छे अच्छे प्राप्त होंगे, पोषण अच्छा, पोषण आपके पोषक तत्व मिलेंगे तो शरीर से रोगों की क्षमता ज्यादा होगी। देखो ना कोरोना वायरस में जिसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा थी वो बच गया, और जिसके कोरोना हो गया और जिसमें इम्यूनिटी पावर कम थी, इम्यूनिटी पावर, वो मर गया। तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास पोषक तत्व अधिक मात्रा में थे और जिसके अच्छे पोषक तत्व जैसे प्राप्त थे उस पर कोरोना का असर कम हुआ, और जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी थी वो उसे कोरोना अपने साथ ले गया। आगे बात समझ में? तो नोट कीजिए बच्चों, इन 4 पॉइंटों के लिए ऊर्जा स्रोत, शारीरिक वृद्धि, शरीर की टूट फूट, मरम्मत, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए पोषण की अवस्था होती है। नोट। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या है? देखिए जैसे कि अभी आप देख चुके थे पोषक पदार्थ, उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन्स, ये आपके पोषक तत्व या पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना? अभी इनके बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा का स्रोत है, वसा भी ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर का निर्माण करती है। किसका करती है? शरीर का निर्माण। और खनिज लवण, खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में और छोटे मोटे कार्य होते हैं उन्हें करते हैं। जल हमारे शरीर में नमी को बनाए रखता है, और विटामिन हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है ना? तो हम डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या? देखो, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ाएंगे, केवल अभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन, ये सभी कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है ना? एक कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट्स है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जानते हैं, चीनी, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 भागों में कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। किसमें किसमें? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में देखें। अभी तक की जाना ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है। ग्लूकोज को मैंने सिंपली बता दिया है। ग्लूकोज एक सब सामान्य होता है, ठीक है ना? इसका फार्मूला सी होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज का भी होता है। चीनी का C12H22O11 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ फार्मूलों की अवस्था नहीं, क्यों? यहाँ केवल आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको फार्मूले सिखाए जाएंगे। फिर बात करते हैं कि देखिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज तो सभी जानते हैं, सभी ने देखा मार्केट में मिलता है। फ्रक्टोज कहां पर मिलता है? बात की जाए साहब, फ्रक्टोज तो मैंने देखा ही नहीं यार। फ्रक्टोज कहां मुझे मिलेगा? देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल सा नाम होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? शर्करा। क्या बोलते हैं? शर्करा। ये जितना भी आपको लिखा है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, सब शर्करा है। ये कार्बोहाइड्रेट के जितने भी पार्ट्स हैं सब क्या है? शर्करा है। शर्करा का मतलब क्या होता है? मीठी से। क्या मतलब होता है शर्करा का? मीठे से। शर्करा से का स्वाद कैसा होता है? मीठे से। देखिए, तो इसमें जो ग्लूकोज तो आपने देखा है सभी ने, ठीक है ना? अब बात आती फ्रक्टोज कहां मिलता है बच्चों? फ्रक्टोज मिलता है फलों में। फल देखिए, सेब खाए, अमरूद खाए, आम खाए, आम, अमरूद, सेब, ये जो भी फल आप खाते हैं, अनार, इन सभी में क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है?
फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ग्लूकोज से ज्यादा मीठा होता है। फ्रक्टोज कैसा होता है? ग्लूकोज से ज्यादा मीठा स्वाद में फ्रक्टोज होता है। ये किस में मिलेगा? फलों में। किस में मिलेगा? सभी फलों में। इसका स्रोत क्या है? फल। ठीक है ना। अब बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज कहां मिलेगा मुझे भाई बताइए, सुक्रोज कहां मिलेगा? तीनों तो यार उसका फार्मूला ही है, गन्ने में। कहां मिलता है? स्रोत क्या है? गन्ना। ठीक है ना, शुगर केन। ठीक है ना, ओके। चीनी को ही सुक्रोज कहा जाता है। केमिस्ट्री में सुक्रोज कहते हैं, हिंदी में चीनी कहते हैं, अंग्रेजी में शुगर कहते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में इसे क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ओके, तो ये किसमें इसका क्या है? स्रोत क्या है? गन्ना। ठीक है ना, गन्ने में। अब बात आती है बच्चों, स्टार्च या मंड क्या है? चोकर देखा? चोकर होता क्या है? हाँ, आटा सभी ने देखा है। आटा जब हर की मम्मी, तुम्हारी मम्मी, आप सभी की मम्मी या दादी घर पे आटा चलाती हैं छन्नी से, देखा है? छन्नी से चालते हैं आटा इस तरीके से, तो ऊपर जो भूसी बचती है आटा के बाद, उसी को चोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोकर। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? चोकर। इसका स्रोत है चोकर। और भी स्टार्च बचाओ किसमें पाया जाता है? स्टार्च आलू में भी होता है, चावल में भी होता है, अधिक मात्रा में चावल में होता है। स्टार्च आलू है, चावल है, चोकर है, ये सभी स्टार्च के स्रोत हैं। स्टार्च कहते हैं मंड को। ठीक है ना, जब कोई भी पत्ती भोजन बनाती है, कोई भी पौधा भोजन बनाता है, तो वो भोजन स्टार्च के रूप में ग्रहण करता है, मंड के रूप में ग्रहण करता है। समझ में आया? जो भी पत्ते पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन मंड के रूप में बनाते हैं, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। अगर ये ना जानो तो सिंपल भाषा में कह देते हैं कि ये बताइए, मैं आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पौधे, सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ज्यादा सही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जिस भोजन का निर्माण करते हैं, उस भोजन को हम क्या कहते हैं? बताइए, कौन से पोषक तत्व के अंतर्गत उसे कहा जाएगा? पोषक तत्व हमने आपको बताया है। कौन सा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिसे हम यहां जानेंगे। आपको पता है स्टार्च के रूप में प्राप्त करते हैं। और स्टार्च किसका भाग है? आंसर दीजिए भाई, मैं इसे पूछ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कहीं कहीं बुकों में आपको मिलेगा पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, और किसी किसी बुक में लिखा होगा पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? स्टार्च के रूप में। और कहीं होता है पौधे अपना भोजन मंड के रूप में बनाते हैं। तो सिंपली क्या है? पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन लेते हैं। आगे बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट किसका, स्टार्च किसका पार्ट्स है? कार्बोहाइड्रेट का। अब बात करते हैं सेलुलोज। किसकी बात करते हैं? सेलुलोज। बच्चों, सेलुलोज तो आप सभी नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएं सेलुलोज क्या होता है। हम लोग इन चीजों का तो पाचन कर लेते हैं, दिक्कत होती है सेलुलोज और काइटिन को पचाना। ये बहुत ज्यादा जटिल है, इसे हम बोल देते हैं किस प्रकार का भोजन। ये स्टार्च से लेके सेलुलोज और काइटिन, ये सभी आपके कहलाते हैं पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत। अब बात है सेलुलोज। हम लोग क्या सेलुलोज पचा सकते हैं? आप बताओ, क्या हम सेलुलोज पचा सकते हैं? सेलुलोज कहां पर होता है? पौधे की छाल, पौधे के डंठल, पौधों का तना, कोई नींव, पेड़, कोई भी पौधा खड़ा हो, उसका जो तना होता है वो सब सेलुलोज होता है। आप ये क्या क्लॉथ पहने, कपड़े पहने हैं, ये कपड़े किसके बने? सेलुलोज के बने हैं। ये बुक, ये आपके जो लिख रहे हैं जिस नोट्स पर, ये सब सेलुलोज के बने हुए हैं। और जो भी नोट्स हम यूज करते हैं, नोट,
पैसे, वो भी सेलुलोज के बने होते हैं। क्यों? पौधों की छाल से, उनके तनों से रेशे निकाले जाते हैं, उन्हीं रेशों से कपड़े तैयार किए जाते हैं। और ये बात समझ में, उन्हीं रेशों से क्या बनाए जाते? कपड़े बनाए जाते, कागज बनाए जाते, नोट बनाए जाते, ठीक है ना, और ये बैग बनाए जाते, जो भी है ये सभी धागे, ये सभी सेलुलोज के बने होते हैं। और गन्ने का जब हम रस निकाल देते हैं, जो बचता है वो सेलुलोज बचता है। क्यों? गन्ने का तना सेलुलोज का है। जो हर की घर पे गाय भैंस चारा खाते, वो सेलुलोज है। भूसा खा रहे हैं जानवर, वो सेलुलोज खा रहे हैं। क्या तुम भूसा खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, तो तुम सेलुलोज नहीं पचा पाओगे। जानवर सेलुलोज पचा लेते हैं, हम आप नहीं पचा पाते। क्यों? उनके अंदर अपेंडिक्स बड़ा होता है। जिसका अपेंडिक्स बड़ा होता है वो सेलुलोज पचा लेता है, और जिसके अंदर अपेंडिक्स छोटा होता है वो सेलुलोज नहीं पचा पाता है। हमारे आपके अंदर सेलुलोज छोटा होता है, इसीलिए नहीं, अपेंडिक्स छोटा होता है इसीलिए सेलुलोज नहीं पचा पाते। जानवर के अंदर अपेंडिक्स बड़ा होता है, इसी कारण से वो सेलुलोज पचा लेता है। ठीक है ना? तो और दूसरी चीज, जो भी फल बनते हैं, फल के जो ऊपर का कवर बनता है, छिलके, वो सब सेलुलोज होता है। छिलके हर के हटा देते हैं, छिलके नहीं खाते हैं फल की। खाते हो? संतरे छीलते हैं, फेंक देते हैं, सेलुलोज फेंक देते हो, फेंकते तो है, वो सब सेलुलोज होता है। ठीक है ना? तो सेलुलोज का मतलब होता है, लेकिन एक बात है, हम सेलुलोज को पचा लेते हैं कुछ हद तक, कुछ मात्रा में हम लोग सेलुलोज पचा लेते हैं। बताओ ऐसा क्या है जो हम सेलुलोज पचा लेते हैं? कितना हम सेलुलोज पचा लेते हैं? कहां पर ऐसा सेलुलोज मिलेगा जो हम पचा लेंगे? पता है? बताऊं कहां पर आप सेलुलोज पचा लेते हैं? जैसे बत्थू देखा, पालक देखा, बथुआ है, पालक है, मेथी है, इनमें भी सेलुलोज है। आप मेथी का डंठल खाते हैं, पालक का डंठल खाते हैं, बथुआ पूरा तना सहित खाते हैं ना। तने में क्या बताया अभी? सेलुलोज होता है। जिसके तने कैसे हो? कमजोर तने और दुर्लभ तने होते हैं, मुलायम तने होते हैं, उनके अंदर भी सेलुलोज होता है। वो सेलुलोज हम पचा लेते हैं। हम नॉर्मल मतलब कम मात्रा में सेलुलोज पचा पाते हैं। नॉर्मल समझिए हल्का सेलुलोज, हल्का माने बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा में हम लोग सेलुलोज पचा लेते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में सेलुलोज नहीं पचा पाएंगे। हम गन्ने का रस चूस लेते हैं और उसका छिलका बाहर फेंक देते हैं, वो सेलुलोज फेंक देते हैं, है ना। भूसा, तना, ये सभी पौधे के स्टेम, ये सब सेलुलोज के बने हुए होते हैं। आगे बात समझ में? बात करते हैं बच्चों, ये किसमें मिलता है? ये सभी पौधे के तनों, पौधों के तनों, छाल में। ओके, बात होती है काइटिन क्या है साहब? इसे तो आप पचा ही नहीं सकते यार। काइटिन तो आप इसे पचा ही नहीं सकते। काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ही ज्यादा जटिल कार्बोहाइड्रेट वो है काइटिन। इसे आप बिल्कुल ही किसी 1 भी % नहीं पचा सकते। काइटिन ही सबसे जटिल पॉलीसेकेराइड है। आपको बताएंगे क्यों नहीं पचा सकते। जैसे आपने कछुआ देखा, कछुए का जो कवर होता है, कछुआ अपनी मुंडी को अंदर कर लेता है, जो ऊपर कवर होता है उसमें मारते रहिए, पीटते रहिए, डंडे से मारिए, मुक्के से मारिए, कछुए को कुछ नहीं होगा। क्यों? उसका कवर इतना कठोर है, उसमें अपनी मुंडी को घुसा लेता है और ऊपर से मारो कुछ नहीं होता। क्यों? वो सेलुलोज काइटिन का बना है। काइटिन एक मजबूत परत होती है, ठीक है ना। आप कछुए का ऊपर वाला हिस्सा फेंक देते हैं, अंदर वाले कछुए को खाते हैं। मछली देखी, मछली खाते हो ना, या मछली देखी है? जब मछली खाने वाले लोग मछली को बनाते हैं तो ऊपर का हिस्सा उसका हटा देते हैं, चमकने वाला हल्का का जो सल्क से होते हैं, उसके जो सल्क बोलते हैं, सल्क जो होते हैं उन्हें हटा देते हैं, राख के साथ हटा के फेंक दे, चमकने होते हैं सल्क सफेद सफेद, वो कहलाते, वो काइटिन होते हैं। कीट पतंगों के जो कीड़े पतंगे है ना, कीट पतंगे, इनके जो बाहर के, जैसे काकरोच का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कठोर होता है, वो भी काइटिन का बना होता है। सर्प है, सर्प की कैंचुली काइटिन की बनी होती है।
समझ गए काइटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसलिए आप सर्प के मतलब मछली के ऊपर वाला जो हिस्सा सब वो भी काइटिन है। जो भी कठोर कवर पाया जाता है, कीटों के ऊपर कठोर कवर और जीवों को भी जो कठोर कवर होता है वो काइटिन का बना होता है। इसीलिए हम लोग काइटिन बिल्कुल नहीं पचा पाते। अब बताइए, ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आया? ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स।